कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं पढ़ना। हमारा आज जो है वो नया चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा जी, और नया चैप्टर है मात्रक एवं मापन या मात्रक और मापन। जी हाँ बच्चों, अगर मैं बात करूं जेईई मेंस में तो एक सवाल इस चैप्टर से आ जाता है। आसान सवाल है, केवल और केवल प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। और इस चैप्टर को बेटा मैं यकीन मानना 4 दिन में खत्म करवाऊंगा। इससे ज्यादा मैं समय दे नहीं सकता और आप भी मुझसे मत मांगना, क्योंकि समय की सीमा है। करवाने को तो 9-10 लेक्चर तक भी खींच लेते हैं इसको, मैंने ही करवाए हैं 9-9, 10-10 लेक्चर में, लेकिन मैं 4 दिन से ज्यादा आपके बैच में नहीं दे पाऊंगा। कारण आपको भी पता है, क्लियर है? तो इसका मतलब यह है क्वालिटी नहीं डाउन करूंगा, डोंट वरी, छुड़वाऊंगा भी कुछ भी नहीं, लेकिन फास्ट पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? फास्ट। और जो चीज लगता है कि ये चीज बच्चा कर लेगा वो तुम करोगे, मैं बता दूंगा क्या करना है। खैर बेटा जी, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पढ़ाऊंगा, भौतिक राशियों की विमाएं लिखना बताऊंगा। मेन तो विमाएं हैं कि विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं फलानी फलानी भौतिक राशि के, और फिर विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण। तो शुरू करें बेटा जी कहानी को, शुरू करें। जानते हैं पहले चैप्टर प्रोग्रेस। सबसे पहले बेटा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, फिर हम बात करेंगे भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, फिर विमीय विश्लेषण विधि एवं उसके अनुप्रयोग, फिर यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि, और फिर सार्थक अंक। खैर ये तो मुश्किल से मुश्किल बेटा, ये दोनों मिलाऊं ना मैं तो 1 दिन के टॉपिक है, या ज्यादा ज्यादा 1.5 दिन लेक्चर के। अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे हम इनमें, ठीक है? तो चलिए बेटा जी शुरू करेंगे हम। आज हम क्या सीखेंगे, और एक बात मान के चलना बेटा, इस चैप्टर को सीखने के बाद तेरे 4 नंबर पक्के हैं जेईई मेंस में, तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो तेरे 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है? तो अपने 4-4 नंबरों को बटोरते जाइए, शुरू कर दीजिए। क्लास 12th का बेटा मैंने स्थिर वैद्युत की काफी बड़ा चैप्टर था, काफी लंबी जर्नी थी हमारी, वो खत्म कर ली थी। उसके बाद बेटा जी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा कम लंबी जर्नी थी, लेकिन लंबी तो वो भी थी, हमने वो खत्म किया। थोड़ी से शॉर्ट वाले पोर्शन चलेंगे। अब कक्षा 11th के बेटा मैंने शुरू किए हैं जैसे मात्रक एवं मापन। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा सरल रेखा में गति, फिर समतल में गति, फिर मैं आपको न्यूटन की गति के नियम, घर्षण, वृत्तीय गति, कार्य ऊर्जा शक्ति, यहां तक करने के बाद हो सकता है फिर मैं वापस से चुंबकत्व पे आ जाऊं। तो मजे से पढ़ना, कहानियां हैं, सुनते रहना और एंजॉय करते रहना। क्लियर है? तो चलिए बेटा जी, अब देख यहाँ अब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करूंगा बेटा भौतिक राशियों से, है ना? भौतिक राशियों, और फटाफट समझना, जो काम की होगी वहां समय दूंगा, जहां नहीं होगा समय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी, PQ। P मतलब फिजिकल क्वांटिटी, Q, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। जैसे कि मैं एक टोकरी ले आऊं और टोकरी में बहुत सारी भौतिक राशियां डाल दूं, और मैं आपको बोलूं कि बता बेटा ये सदिश है कि अदिश है, हालांकि मैं ये सब बता चुका हूं तुझे। तो तू बोलेगा कि सर वो तो मैं देख के बताऊंगा कि जो जो सदिश के नियमों का पालन कर रही है वो सदिश में डालूंगा, जिसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, तो सदिश में डालूंगा। सर जो जो दिशा नहीं होगी, मतलब जो सदिश के नियम का पालन भी नहीं करेगी, मतलब त्रिभुज योग नियम की तो बात ही नहीं कर रहे, मतलब जिसमें दिशा नहीं है, कुल मिला के केवल परिमाण है, तो वो अदिश होगी। हम प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वर्गीकरण आपने किया है ना भौतिक राशियों का, ये दिशात्मक के आधार पर किया है। तो दिशा के आधार पर, है ना, भौतिक राशियों का जो मैं वर्गीकरण करता हूँ वो करता हूँ मैं पहले तो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। और दिशा के आधार पर बेटा जी हमने अदिश और सदिश ये दोनों वर्गीकरण कर लिए थे। अदिश और सदिश ये दोनों वर्गीकरण हमने कर लिए थे, लेकिन मुझे ना दिशा के आधार पर नहीं करना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये कर चुका हूं। मुझे इंटरेस्ट है अब निर्भरता के आधार पर। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर, है ना, कि कौन सी राशि किस पर
कैसे निर्भर करती है ना। जैसे मैंने बोला उदाहरण के तौर पर मैंने बोला बल बराबर द्रव्यमान बट इनटू त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये जो बल है बेटा, ये जो बल है तेरा, ये बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर कर रहा है। निर्भरता के आधार पर अब हम भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, है ना। अब ये द्रव्यमान खुद किस पर निर्भर करता है या नहीं भी करता, हो सकता है कि सर ये निर्भर ही ना करता हो, ये खुद एक मूलभूत राशि हो, है ना। लेकिन त्वरण, त्वरण सर निर्भर करता हो सकता है सर त्वरण एक व्युत्पन्न राशि हो, कभी सुने हैं नाम। तो अब इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे अब इसमें भी दो कैटेगरी बना लेते हैं, मूलभूत राशियां, है ना, मूलभूत राशियां, और दूसरी है बेटा व्युत्पन्न राशियां। मेन तो यही है ना, मेन तो यही है व्युत्पन्न राशियां। और भी होती है, पूरक राशियां भी होती है ना, पूरक राशियां भी होती है। मैं उसको अलग से बना के लिख देता हूं, पूरक, ताकि आप लोगों को ये भी ना लगे कि सर ने छुड़वा दिया, अलग से पूरक राशियां, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अब इसको अंग्रेजी में लिखने की जरूरत है क्या। मूलभूत राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और व्युत्पन्न का मतलब है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दिस इज व्युत्पन्न राशियां, मूलभूत राशियां, समझ में आ गया होगा। चले बेटा जी आगे, अब ध्यान से सुनना, कहानी को मजा आने वाला है बेटा जी, है ना, कहानी को ध्यान से सुनते जाना, मजा आएगा। चलिए, तो अब निर्भरता के आधार पर बात करेंगे। दिशात्मक के आधार पर तो हम बहुत बातें कर चुके हैं, हमने सदिश खत्म कर लिया, है ना, अदिशों की भी बातें हमने उसमें कर लिया, वो हमें सब पता है। हम बात करते हैं निर्भरता के आधार पर। तो लगाइए सबसे पहले हेडिंग्स। तो हमारे पास मेन कहानी, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं बेटा, जिनमें से कुछ राशियों को हमने डाला है मूलभूत राशियां। अब मूलभूत राशियां होती क्या है वो सुन लो। मूलभूत राशियां जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, FQ, है ना। मूलभूत राशियां ना बेटा वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। जैसे अभी आप अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हो, कुछ भी चाहिए, कॉपी पेन कुछ भी चाहिए, कहां से लाओगे, कहां से लाओगे पैसा, मम्मी पापा से मांगोगे, पापा कॉपी लानी है पैसे दे दीजिए, निर्भर कर रहे हो। लेकिन बड़े हो गए, अब आप खुद कमाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सिर्फ ये उदाहरण मात्र लिया करो इन चीजों को। अब तुम खुद कमाने लग गए, अब जब तुम कमाने लग गए तो अब तुम्हें अगर मान लो कॉपी की जरूरत पड़ी तो तुम क्या मम्मी पापा के पास जाओगे, तुम क्या बोलोगे, सर अब मेरे पास भी पैसे हैं, मैं खुद जाके लेके आऊंगा। इसका मतलब ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो, अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, वे सभी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। परिभाषा शॉर्ट में लिखूंगा, ऐसी सभी राशियां, परिभाषाएं हालांकि लिखाते नहीं है, अब चलो मैं भी नहीं लिखाऊंगा यार, मैं नहीं लिखाऊंगा यार, आपका बैच बेटा जी फास्ट भी तो पढ़ना है ना, तो सुन ले, है ना। जो किस पर है मैं फिर बता देता हूँ, जो है ना अन्य राशियों, बस इतना लिख ले, 2 लाइन तो 2 शब्द तो लिख सकता है ना, अन्य राशियों पर निर्भर, अन्य राशियों पर निर्भर, अन्य राशियों पर निर्भर ना करे, अर्थात उनसे स्वतंत्र हो, अर्थात उनसे स्वतंत्र हो, है ना। अन्य राशियों पर निर्भर ना करे अर्थात उनसे स्वतंत्र हो। क्या कहलाती है बेटा जी, मूलभूत राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी, मूलभूत राशियां, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बोला द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। दूसरा उदाहरण मैंने दिया बेटा लंबाई, है ना। तीसरा उदाहरण मैंने दिया समय, है ना। तीसरा उदाहरण दिया मैंने समय। इसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं। मास अंग्रेजी में लिखवाने की वजह बेटा आगे समझ में आएगी। लेंथ, और इसको बोलते हैं बेटा
टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा यही 3 नहीं है, एक्सेट्रा लगा लो, मतलब इत्यादि। तो ऐसी राशियां होती हैं बेटा, भौतिक राशियां, हजारों भौतिक राशियां, ये मान के चल, इतनी भौतिक राशियां हैं। उसमें से कुछ भौतिक राशियां जो होती है ना बेटा, वो किसी अन्य राशि पर निर्भर ही नहीं करती। जो मूल है, जो जड़ है, जो बोलते ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो आधारभूत है, मेन, दैट इज मूलभूत राशियां। तो बेटा इस दुनिया में केवल 7 प्रकार की मूलभूत राशियां होती हैं, केवल 7 प्रकार नहीं, 7 ही मूलभूत राशियां होती है, ऐसे लो, केवल 7 ही मूलभूत राशियां, 7 ही मूलभूत राशियां होती है, केवल 7 ही मूलभूत राशियां होती हैं। बाकी सारी की सारी, देखो बेटा, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जिनमें से 7 तो तू डाल देगा मूलभूत में, 7 राशियां तो तेरी डल जाएंगी मूलभूत राशियों में। ध्यान से सुनते रहना कहानी को। 2 राशियां डल जाएंगी तेरी पूरक में। इसके अलावा सारी बची कुची राशियां व्युत्पन्न में डाल देना। किस में डाल देना बेटा? व्युत्पन्न में। चले बेटा, चलो, तो 7 ही मूलभूत राशियां होती हैं, ये रट लेना, ये रटने पड़ेंगे, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। जहां लॉजिक होगा ना समझाने का, वहां प्रॉपर दे दिया जाएगा। जहां नहीं है ना, तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी हाथ खड़े कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, बता दिया। वैसे मूलभूत राशियां मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करती। अब जैसे लंबाई किस पर निर्भर करती है, लेकिन जैसे मैंने बोला चाल, उदाहरण समझ ले, अभी समझ में आ जाएगा। चाल तूने क्या बोला? दूरी बटे समय, यही तो होता है चाल की। अरे बचपन में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है मीटर में, मीटर क्या है? लंबाई, मीटर क्या है? लंबाई। और समय क्या है? समय है सेकंड में। तभी तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक देते हो चाल का, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब लंबाई क्या है? मूलभूत राशि है, समय मूलभूत राशि है। इन दोनों से मिलकर तूने एक नई राशि बनाई जिसका नाम दिया तूने चाल। तो ये चाल मूलभूत राशि नहीं है, चाल व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल जो है वो तेरी निर्भर कर रही है मूलभूत राशियों पर। किस पर? लंबाई पर और समय पर। लेकिन लंबाई खुद किस पर निर्भर कर रही है? किसी पर नहीं। जो अपने आप में स्वतंत्र है वो मूलभूत है। क्लियर है क्या? उदाहरण से शायद जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए मिटा नहीं रहा हूं उदाहरण को, है ना। उदाहरण को जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मिटा नहीं रहा हूं मीटर में। ठीक है, अब एक चार्ट बनाना चाहता हूं बेटा। केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, भावनाओं में बह के नहीं, इसको बहुत बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा। लिखना चाहेगा मेरे साथ? लिख ले, है ना। क्रम संख्या, है ना, क्रम संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। यहां लिख ले बेटा भौतिक, यहां लिख ले बेटा भौतिक राशि। क्या लिखेगा यहाँ पर? भौतिक राशि, है ना। फिर यहां लिखेगा बेटा भौतिक राशि हो गया, भौतिक राशि हो गया बेटा। उसके बाद यहां लिखेगा क्रम संख्या हो गया, क्रम संख्या हो गया, है ना। भौतिक राशि हो गया, यहां लिख ले प्रतीक चिन्ह, है ना, या मात्रक लिख ले, या पहले मात्रक लिख ले फिर प्रतीक चिन्ह लिख लेना, है ना। मात्रक और फिर लिख ले प्रतीक चिन्ह। ये 7 फंडामेंटल जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होने चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इनमें। पहली लिखो द्रव्यमान, पहली लिखो द्रव्यमान, मात्रक किलोग्राम और प्रतीक चिन्ह स्मॉल एम, स्मॉल एम। ठीक है, मास है ना, मास है ना, अब समझ में आ जाएगा तुझे। मास
लंबाई। दूसरा लिखेंगे बेटा जी लंबाई, लेंथ किस में नापी जाएगी, मात्रक है मीटर में, अरे किस में नापी जाएगी, मीटर में, है ना। और प्रतीक चिन्ह इसका, प्रतीक चिन्ह भी इसका मीटर ही दिखाएंगे, मतलब मात्रक मीटर लिख लो, है ना, पूरा लिख लो मात्रक ना, प्रतीक चिन्ह तो मीटर हो जाएगा, मात्रक मीटर, है ना, स्मॉल एम से भी इसको दिखाते हैं, है ना। इसका किलोग्राम, प्रतीक चिन्ह आ जाएगा केजी, ऐसे लिख लो, है ना, प्रतीक चिन्ह ऐसे आ जाएगा किलोग्राम केजी। चलिए तीसरा लिख लो बेटा समय, टाइम, है ना, सेकंड में, प्रतीक चिन्ह स्मॉल है, सब ये छोटे हैं, ये सारे के सारे स्मॉल हैं, दो बड़े आएंगे बस वो बता दूंगा मैं। अगला लिखेंगे बेटा तापमान, नहीं पहले विद्युत धारा, अगला लिखेंगे तुम्हें पता है ना, बहुत सारे बच्चों को तो अपने आप ही याद होंगे ये सब चीजें, विद्युत धारा, है ना। इसको बेटा इसको दिखाते हैं एम्पियर, इससे एम्पियर, और बेटा एम्पियर क्या है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था बेटा, इसलिए हम मात्रक जब लिखते हैं ना प्रतीक चिन्ह जैसे एम्पियर, तो इसको हम कैपिटल से दिखाते हैं बेटा, एम्पियर कैपिटल ए से, किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से, और किससे डिनोट करते हैं, आई से, आई, समझ रहे हो क्या, प्रतीक चिन्ह तो आई है ना इसका, धारा, क्लियर है क्या, अरे यार बात समझ में आ रही है क्या, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। अगला लिख लो बेटा तापमान, अगला लिख लो तापमान, ठीक है। तापमान में हम लिखेंगे बेटा जी केल्विन, केल्विन, इसको भी बेटा कैपिटल के से लिखना, के से ही दिखाते हैं। अब वजह सुन, इसको ये लिख ले तू, है ना, एम्पियर में ही दिखाएंगे। इन दोनों को कैपिटल लिखने का रीजन बता देता हूं, ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, बाकी सारे छोटे जाएंगे, ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, तो वैज्ञानिक के नाम है तो सम्मान देने के लिए इनका, वैज्ञानिकों को सम्मान सूचक, ठीक है, सम्मान देने के लिए हमने इनको कैपिटल में लिखा है, बाकी सबको स्मॉल में लिख रहे हैं। अगला लिख लो बेटा प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, पूरा लिख लेना आगे तीव्रता, ठीक है। इसकी हम लिखते हैं बेटा कैंडेला, क्या लिखते हैं, कैंडेला, ठीक है। सीडी से दिखाते हैं इसको, किससे दिखाते हैं बेटा, सीडी से, कैंडेला। और बेटा लास्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, है ना, इसको हम लिखते हैं बेटा मोल, क्या लिखते हैं, मोल, इसको MOL ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज ऐसी है ना जो किसी पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, उन्हें कहते हैं हम आधारभूत राशियां, एंड दैट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मुझे याद है वैसे ही तुझे भी याद होने चाहिए। अब चल मैंने तो मिटा दिया, मतलब अगले उस पे आ गए, लेकिन चला मैं तुझसे पूछता हूँ, बता जल्दी जल्दी, सर लंबाई, सर द्रव्यमान, सुन ले कम ऑन बेटा सुन ले, सर लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, और लास्ट में पदार्थ की मात्रा, नंबर ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होने के बाद तो मूलभूत राशियां बता दी, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, परिभाषा मैंने बता दी, ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर ना करे, अन्य राशियों पर निर्भर ना करे, अर्थात उनसे स्वतंत्र हो, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये 7 वो राशियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। 7 राशियों के बाद अब हेडिंग लगा पूरक राशियां, पूरक राशियां, पूरक राशियां, पूरक राशियां मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी,
10वीं में बच्चे की सप्लीमेंट्री आती थी ना, बोलते थे पूरा का ही है इसकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें दो होंगी बेटा, है ना। एक तो हम मानेंगे रेडियन और दूसरा हम मानेंगे बेटा स्टेरेडियन, है ना। ये तल का कोण है ना, तल का कोण है ना। ये दो लाइनों के बीच का कोण है, ये ठोस कोण है, ठोस कोण। तुझे ऐसे ही समझा देता हूँ नॉर्मली, शायद मुश्किल जाए तुझे थोड़ा सा समझने में, लेकिन इसमें कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। मैंने बोला कि एक रेखा तेरे पास ये है, सदिश क्यों बना दिया। मैंने बोला तेरे पास एक रेखा तो ये है, और ये लाइन अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना घूर्णन कर लेगी वही तो तेरा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। बोलो यार, तो ये घूर्णन ही तो किया इस रेखा ने, ओ ए रेखा ने, यहां से यहां आ गई तो घूर्णन किया, तो ये तेरा क्या कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड कोण। लेकिन ये ठोस कोण नहीं है, ये सॉलिड एंगल नहीं है, ये दो रेखाओं के बीच का कोण, सिंपल। लेकिन यही अगर मैं बेटा ठोस कोण को पहचानूं तो इसको तो तू ऐसे पहचान सकता है, तूने अगर आइसक्रीम खाई होगी बेटा सॉफ्टी वाली, आइसक्रीम खाई है सॉफ्टी वाली, अब आइसक्रीम खाई है तो बेटा जी तू उसकी ऊपर की क्रीम को हटा दे, उसकी ऊपर की क्रीम को चट कर जा, और फिर जो नीचे खोखला कोण दिखेगा, शंकु ही है, उस शंकु में झांक के देख तो तुझे एक कोण दिखेगा 3D में, 3D में कोण दिखेगा, दैट इज स्टेरेडियन, दैट इज ठोस कोण, दैट इज ठोस कोण। बस इतना दिमाग में रखो। तो ये दो क्वांटिटीज और थी। अब चलेंगी बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड दैट इज व्युत्पन्न, और हमारा मेन यही फंडा है। ये तो काम ही कितनी आते हैं, इनके पदों में तो व्यक्त करूंगा, मूलभूत राशियों के पदों में तो मैं व्यक्त करूंगा किनको। ये दूसरे नंबर का है पूरा, तीसरे नंबर पे हमने, पहले नंबर पे ये पहले पे ले ले, ये दूसरे पे ले ले, और ये तीसरे पे ले ले। तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्युत्पन्न राशियों की। किसकी बात करेंगे बेटा जी, व्युत्पन्न राशियों की, डिराइव्ड क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे बेटा जी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। अब सुन कहानी क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा जी सुनते रहना, सुनना और सीखना बेहद जरूरी है। डिराइव्ड क्वांटिटी, अब परिभाषा लिख ले पहले तो, है ना, इसकी तो लिख ही ले। ऐसी राशियां जो अन्य नहीं, ऐसा लिख, जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करें, जो मूलभूत या आधारभूत, मूलभूत या आधारभूत राशियों पर निर्भर करे, मूलभूत या आधारभूत राशियों पर निर्भर करे, है ना, निर्भर करे। ऐसी राशियां, देखो स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। ऐसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां कहलाती, ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर है क्या। तो ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं जो मूलभूत या आधारभूत राशियों पर निर्भर करती हो। शब्द इंपॉर्टेंट है, निर्भर करती हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं बेटा जी, उदाहरण के तौर पर बहुत सारी हैं, बल, है ना, बल, चाल,
या वेग भी बोल दीजिए, त्वरण। अब तो बची हुई सारी वही है सर। 2 पूरक को हटा दो, 7 मूलभूत को हटा दो, 7 और 2 9, 9 हटा दो सर, ये तो पूरा सागर है। संवेग, बलाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, है ना, चुंबकीय आघूर्ण, है ना, तमाम ऐसी भौतिक राशि हैं। कहां तक लिखेंगे, इसलिए लगा देते हैं इत्यादि एक्सेट्रा। क्लियर है क्या? तो बेटा मैंने आपको बेसिक फंडे तैयार कर दिए। देखो यार, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे कभी अभी इस वाले चैप्टर में तो क्या ही लिख के लाऊंगा, है ना, इसलिए कि इसमें नोट्स तो आपको जो दे रहा हूँ वही लिख लीजिए। लिखने लेकिन है आपको, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने नोट्स दे दिए। पहली बात तो बेटा, जैसे आपको वो वाले चैप्टर से थोड़े से नोट्स के साथ भी पढ़ाऊंगा, बोर्ड्स का ध्यान रखते हुए पढ़ाऊंगा जो 12वीं में, क्योंकि अभी आप 12वीं कक्षा में तो आपको बोर्ड्स देने, लेकिन ये चैप्टर बोर्ड में है ही नहीं, तो 11वीं का चैप्टर, लेकिन ये जेई में है तो हम जेई के हिसाब से पढ़ेंगे। जेई में लिखना नहीं होता, लेकिन बोर्ड्स में तो लिखना होता है ना। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाइए, ठीक है ना, मैं कर लूंगा, वो मेरी हेडेक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो हो गई बेटा जी, अरे बोल दो यार, बोल दो बेटा। अब कुछ मात्रकों वगैरह की बात कर लेते हैं। मात्रकों की बात, या एक और छोटी सी हेडिंग है बेटा जी, ये हो गया ना व्युत्पन्न राशियां। एक होती है बेटा रूपांतरण गुणांक, है ना, या पहले एक स्टैंडर्ड पॉइंट लगा ले, है ना बेटा जी। जैसे है ना, एक नॉर्मल चर्चा है, बेसिकली चर्चा है, कॉन्सेप्ट भी है, इंपॉर्टेंट है, सुन ले। मैंने बोला कि मेरे पास है ना, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, 1 मीटर है। मैंने कहा एक छड़ है मेरे पास। क्या है? एक छड़ है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर है, और बच्चे ने नाप ली। और मैंने बोला बता इसकी लंबाई कितनी है, तो बच्चा मुझे क्या बोलेगा, सर इसकी लंबाई 1 मीटर है। एक और बच्चा आया मेरे पास, वो मुझे बोलता है नहीं गुरुजी इसकी लंबाई ना तो 100 सेंटीमीटर लिखूंगा मैं। मैंने कहा अच्छा तू 100 सेंटीमीटर लिखेगा? मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, कहानी समझना। दोनों में से कौन बच्चा सही बोल रहा है, कौन बच्चा झूठ बोल रहा है? वास्तविकता में दोनों ही बच्चे सच बोल रहे हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो दोनों ही बच्चे सच बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली बात क्या है, सुन ध्यान से बेटा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बच्चा यार देख, मैंने पद्धति बदली। अच्छा अभी मैंने पद्धति नहीं पढ़ाई ना, कोई बात नहीं, मैंने पद्धति बदल गई, लेकिन पता तो है ये मीटर से सेंटीमीटर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वास्तविकता में जो इसकी एक्चुअली लंबाई 1 मीटर है वो बदल जाएगी। वो तो नियत है ना, वो तो नियत है ना, लंबाई कभी भी नहीं बदलती। पद्धति में उल्टा सीधा कर सकते हो आप, कि किसी को आप MKS पद्धति में ना दिखा के CGS पद्धति में दिखा सकते हो, तो संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन जो वो पर्टिकुलर जितनी लंबाई है, जो भी उसका मान है ना, वो नहीं बदलेगा। क्लियर है क्या? जैसे तूने मीटर से सेंटीमीटर किया तो 1 से संख्या 100 हो गई, तो इस 1 को नाम दे रहे हैं हम बेटा n, नंबर, दैट इज संख्या, और मीटर का नाम दे रहे हैं हम यूनिट। तो बेटा n इंटू यू हमेशा और हमेशा क्या रहने वाली है? n इंटू यू हमेशा और हमेशा नियत रहने वाली है। क्या रहने वाली है बेटा? n इंटू यू हमेशा और हमेशा नियत रहेगी। n व्युत्क्रमानुपाती है u के, n का मान बढ़ाते जाओ u का मान घटता जाएगा, और u का मान बढ़ाते जाओ n का मान घटता जाएगा। तूने n का मान बढ़ाया, तूने मात्रक छोटा कर दिया। तूने n का मान 1 से 100 किया तो मात्रक मीटर से सेंटीमीटर ऑटोमेटिक छोटा हो गया, अर्थात ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, लेकिन इन दोनों का गुणन आज भी नियत है n इंटू यू। आज भी जितना होता होगा ना n इंटू यू उतना ही होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी लंबाई मत बदल देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n का मान बढ़ाएंगे तो u का मान बढ़ेगा, u का मान बढ़ाएंगे तो n का मान घटेगा। सिंपल है बेटा, n का मान बढ़ाएंगे तो u का मान घटेगा। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया। n का मान बढ़ाएंगे तो u का मान घटेगा, u का मान बढ़ाओगे तो n का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती है यार, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। तो हम ये भी इसको इन जनरल करके लिख सकते हैं समीकरण को, n1u1 बराबर n2u2 बराबर n3u3 बराबर, और ये डैश डैश डैश, और ये सिलसिला चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। पहले बता बात समझ में आई क्या? पहले बता बात समझ में आई क्या? तो ये वाली बात है बेटा जी। तो कभी भूलोगे तो नहीं, कभी भूलोगे तो नहीं। जैसे और उदाहरण के तौर पर मैंने बोला 1 किलोग्राम, तो बच्चा बोलता नहीं सर मैं तो 1000 ग्राम लूंगा। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। बच्चा बोलता नहीं 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 गुरुजी मैं तो इतना मिलीग्राम लूंगा। मैंने कहा बात तो तेरी भी सही है। बच्चा बोलता नहीं नहीं सर मैं तो इतने मिलीग्राम लूंगा। तो मैंने कहा बात सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 1 किलोग्राम बोल, चाहे 1000 ग्राम बोल, चाहे 10 लाख मिलीग्राम बोल, वो है बेटा मिलीग्राम। 10 लाख क्या है ये? 10 लाख। तो यार मतलब तो वही है ना। अब देख तू जितना मात्रक को छोटा करता जा रहा है, संख्या तेरी उतनी ही बड़ी होती जा रही है, लेकिन दोनों का गुणनफल आज भी उतना ही है जितना तेरा 1 किलोग्राम है। यार तेरे को बात सिंपल सी है यार, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही समझाऊंगा इसको। बस इतना ही है, इस टॉपिक पे इतना ही टाइम दे सकता हूँ। जहां समझाने समझाने की जरूरत होगी वहां पूरा टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए समझ में आ रही है? चलो तो बेटा जी ये बात समझ में आ गई। अब डालेंगे हेडिंग अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। बहुत सिंपल सिंपल सी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखते हैं अपन, एक बार ऊपर पीछे से कॉपी कर लेते हैं। अंतररा के ऊपर है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो बेटा जी देखो होता क्या था ना, पहले के जमाने में, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त लंदन रहता है, इंग्लैंड रहता है, वहां पे पाउंड चलता है, द्रव्यमान कुछ भी नापते हैं वहां पाउंड। जैसे वहां पे बनता है 2 पाउंड का केक, अपने इंडिया में भी बनता है ना। बोलते हैं केक बनवाने जाओगे तो कभी भी बोलता भैया जी 1 पाउंड का बनाऊं कि 2 पाउंड का बनाऊं, है ना। अरे बोलते हैं। खैर वो 453 ग्राम होता है, 453 या 454 ग्राम होता है 1 पाउंड। और हमको अगर 2 पाउंड का केक बना के दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भैया जी ने 1 किलोग्राम का केक बना के दे दिया। 1 किलोग्राम का नहीं बना के दिया उसने, कुछ उसने 908 907 ग्राम का केक बना के दिया है तुझे, और पैसे तुझसे 1 किलोग्राम के ले लेगा वो भैया। क्लियर है ना। तो खैर हम तो बात करते हैं हम केक पे कहाँ गए। हाँ मान लीजिए मेरा दोस्त रहता है ना, या ऐसी देश में रहता है जहां पर मीटर जानते ही नहीं हो। मीटर नहीं जानते, वहां तो फुट चलता है। जैसे आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 6 फुट, वहां फुट जानते हैं, वहां मीटर नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में मीटर चलता है। कहानी सुनना। अब हम दोनों दोस्त जो है ना व्यापार करते हैं, कपड़े का बिजनेस है हमारा। मेरा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाता है, उसका भी आता है। लेकिन समस्या आ रही है हमको। समस्या ये आ रही है कि उसने मुझे फोन किया कि भाई कितना माल लेगा। मैंने कहा यार ऐसा कर, तू एक 5-5 फीट वाले कपड़े ना तू 1000 पीस भेज दे, या 5-5 मीटर वाले, उसके यहाँ फिट चलता है ना। मैं उसको बोलूँ, मैं फुट जानता नहीं हूँ, मैं तो मीटर जानता हूँ। मैंने उसको बोल दिया 5-5 मीटर वाले कपड़े भेज दे 1000 पीस। बोले पागल है क्या, मीटर क्या होता है, हमारे यहाँ तो फुट चलते हैं, हमारे यहाँ तो फुट चलते हैं। मैंने फुट, भैया हमारे यहाँ फुट नहीं चलते। हुआ क्या, कम्युनिकेशन गैप। हुआ क्या, बिजनेस ठप। हुआ क्या, नुकसान। आयात निर्यात में देश का जुड़ना, है ना, देश आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ये प्लेटफॉर्म पे लाना था
तो फिर हमने एक पद्धति बनाई, बाद में उसको नाम दिया है एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उससे पहले की चीजें जो थी ना बेटा, उसमें हम भौतिक राशियों को 3 अलग अलग प्रकार से निरूपित करते थे। कोई देश किस में करता था, कोई देश किस में करता था। तो बेटा जी कहानी की शुरुआत होती है यहीं से कि पहली जो हम पद्धति यूज करेंगे वो है बेटा एफपीएस पद्धति, दैट इज ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति है ना, जहां एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है बेटा पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। ऐसे ही दूसरी पद्धति है बेटा जी, है ना, जिसका नाम हमने रखा है सीजीएस पद्धति, जहां सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखूं क्या? हाँ सर पूरा लिखो। जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। अब अंग्रेजी में लिख दो। और तीसरी पद्धति है बेटा जी, एंड दैट इज एमकेएस पद्धति। हमारे ज्यादातर यही काम आता है, हमारे फिजिक्स में यही काम पड़ेगा। एम मतलब मीटर लंबाई, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड, और एस मतलब सेकंड। क्लियर? पहले बता कितनी बात समझे। तो इन तीनों पद्धतियों में एक चीज कॉमन रही, और वो क्या? सेकंड। इन तीनों ही पद्धतियों में तू ध्यान से देखेगा तो तुझे समझ में आएगा एक चीज कॉमन रही, एंड दैट इज सेकंड। यहां मैं लिख दूंगा सेकंड, डोंट वरी, है ना। सेकंड है ना, ये भी सेकंड। तो ये कहानी है बेटा, ये कहानी। तो तीनों ही पद्धति में सेकंड कॉमन था। तो अलग अलग देश अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करता था। इस तरीके से कोई देश इस तरीके की पद्धति का इस्तेमाल करता था, जहां पर उसको लंबाई नापनी होती तो वो फुट में नापता था, उसको कुछ वजन वगैरह द्रव्यमान वगैरह नापना होता था वो पाउंड में नापता था, लेकिन समय को तो सेकंड में ही नापा जाता था। सीजीएस पद्धति जिस देश में यूज होती थी वहां पर सेंटीमीटर था, ग्राम था, है ना, द्रव्यमान को, वहां सेकंड था। किसी तीसरे देश में मान लेते हैं कि एमकेएस पद्धति यूज होती थी, तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो भैया जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं भैया जी, इन सबको है ना एक कॉम्बाइंड प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, है ना। तो हमने फिर बनाया एसआई पद्धति, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हम लोगों ने फिर एक, हम लोग मतलब इंडियंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। अलग अलग देश के जो वैज्ञानिक हैं बेटा, वो लैब में बैठे, है ना, रिसर्च लैब होती है, और लैब में बैठ के ही वो डिस्कस करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये पद्धति अब दुनिया को दी जाए मापन की, ताकि जब भी कहीं पर भी मैं 1 मीटर नाम लूंगा, पूरे विश्व में 1 मीटर फिक्स होगा। जब मैं ऐसा ही पद्धति बना लूंगा तब मैं सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति बना लूंगा। तो अब मैं जहां पर भी होऊंगा दुनिया में, मैं अगर 1 मीटर बोलता हूं तो 1 मीटर का मतलब वही होगा जो पूरी दुनिया में चलेगा। 1 मीटर ऐसा नहीं है कि किसी देश में तो 1 मीटर इतना है, किसी देश में 1 मीटर इतना है, किसी देश में 1 मीटर इतना है। अगर 1 मीटर इतना लंबा है, तो फिर मैं कहीं चले जाऊं दुनिया के किसी भी कोने में, 1 मीटर मुझे इतना ही लंबा मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड। ये अंतरराष्ट्रीय लैब में बैठकर साइंटिस्टों ने फिक्स बना लिए कि इतना ही लंबा 1 मीटर है। वो कहानी मैं नहीं बताऊंगा, आपको जानने की जरूरत भी नहीं, ठीक है ना। तो फिर हमने एक सिस्टम बनाया बेटा, है ना, हमने बनाया एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल।
उसमें एमकेएस वाली ही चीजों को फॉलो किया गया कि जो एमकेएस पद्धति है उसी की जो चीजें हैं उसी को हम एसआई पद्धति में नाम देते हैं, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी तीनों पद्धतियां, वो भी मैंने आपको करवा दी। पहले बताओ बात समझ में आई या हाँ या ना का। अब कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई, इसमें कुछ खास नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं। अब आ जाते हैं बेटा कन्वर्जन, रूपांतरण गुणांक, है ना, कन्वर्जन फैक्टर आपसे पूछे जाते हैं। हेडिंग लगा लो चाहो तो, नहीं तो क्या ही हेडिंग लगाओगे, वो हेडिंग लगा के नहीं, थ्योरी ही पढ़ानी है उसको, सवालों के थ्रू ही कर लो। जैसे सवाल में दे देते हैं, है ना, जैसे सवाल में दे रखा है, एचसी वर्मा में दे रखा है ना, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, उन्होंने बोला कि एक घोंगा है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज सेम रहेगी। एक घोंगा है ना, एक घोंगा 0.001 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। बहुत कुछ सिखा दिया मैंने तुझे इसमें, बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं, सच में बहुत फास्ट चल रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे। 0 पॉइंट घोंगा, नहीं तो इतने तक आने में तो बेटा मैं 2 लेक्चर ले जाता हूँ, जो मैंने तेरे आधे में निपटा दिया। अभी तो बहुत सारी कहानियां, अभी तो मैं भौतिक राशियों की बीमाएं लिखा जाऊंगा तेरे को सारी, मतलब जितनी हो जाएंगी उतनी तो कोशिश करूंगा ही, इम्पोर्टेंट सारी लिखा जाऊंगा, है ना। उसके बाद तो अगली क्लास में बीमीय विश्लेषण विधि पे सवाल आ जाएंगे सीधे जेईई एडवांस के, और उसके बाद सार्थक अंक और मापन में त्रुटि वगैरह। एक घोंगा है बेटा जी 0.001 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तथा एक चीता है ना, वो 40 मील प्रति घंटे 40 मील प्रति घंटे, ये 4 मील प्रति घंटा भी लिखोगे तो भी बहुत हो जाएगा बेटा, 4 लिख लो, या कैलकुलेशन आसान करने के लिए ले रहा हूँ, 16 पंजे 80, 5 लिख लो तुम, 5 मील प्रति घंटे, ठीक है ना, 16 50 1.6 5 80 8, ठीक है। 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, अब ये चलेगा तो है नहीं, ये तो दौड़ेगा, तो दौड़ता है कौन, चीता, है ना, चीता दौड़ता है। तो घोंगा समझते होगा सब बच्चे, स्नेल, एक्वेरियम वगैरह में देखा होगा बेटा, वो ऐसे कांच पे ना बिल्कुल चिपक के चलता, बड़ा सुस्त प्राणी होता, दुनिया का सबसे सुस्त प्राणी ही घोंगा है, जो आराम से चलता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल पूरे दिन भर चलेगा ना, ये पूरा दिन भर तो 1 सेंटीमीटर पार कर पाता है, बस ये मुश्किल से मुश्किल ही 1 सेंटीमीटर आगे खिसकेगा, इतना सुस्त प्राणी है ये घोंगा। और वही चीते की सी चाल, चीता तो तेज होता है ना। खैर तो घोंगा तथा चीते की चाल को एमकेएस पद्धति में लिखिए। और उन्होंने एक चीज और दे रखी है, क्या 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील। माइल बोलते हैं ना, जैसे यूएस वगैरह में चले जाते हैं, भैया फलाने का घर कितने किलोमीटर, अपने यहाँ तो बोलते हैं फलाने का घर कितना किलोमीटर दूर है, दूसरे अमेरिका में बोलते हैं कि फलाने का घर कितने माइल्स दूर है। वैसे भी बेटा अपने यहाँ पर जो दूरी बताई जाती है वो समय में बताई जाती है, क्या करें।
अपने देश में कभी नोटिस करना, दूरियां बताई जाती है समय में, हालांकि गलत है। दूरी है तो मीटर में बताएंगे। वैसे जैसे तुमने पूछा भाई यार वो कहाँ पड़ेगा, अरे कुछ नहीं 10 मिनट का रास्ता है, समय में बता दिया तुमने ना, समय में बता दिया। अरे भाई वहां जाना, अरे कुछ नहीं जयपुर जाना है तेरे को 4 घंटे लगते हैं। अब भाई समय में नहीं बताना, दूरी बतानी है 250 किलोमीटर, 500, 1000, 2000। खैर मजाक की बात थी, लेकिन करते हैं। दूरी पूछा है भाई उसने, कितनी दूर है? हाँ बस 2 मिनट का रास्ता है। समय में क्यों बता रहे हो भाई? दूरी नाप रहे हो तुम दूरी नाप रहे हो, तुम समय में बता रहे हो। तुम्हारे तो बेसिक से हिले पड़े, खैर तो 1 माइल्स भी बोलते हैं इसको, हिंदी में मील बोलते हैं, माइल्स पर आवर है ना, कितने कार कितने माइल्स पर आवर पर चल रही है। खैर उस तरह की चीजों से आप पली जाती परिचित हो। खैर मेरे पास 2 डेटा है बेटा सामने, मेरे पास 2 डेटा है। एक को तो मैं जानता हूं 0.01 माइल्स प्रति आवर पर आवर है ना, 0.0 माइल्स पर आवर। और एक है बेटा जी 5 माइल्स, एक है बेटा जी 5 माइल्स पर आवर। ठीक है, आइए हल करते हैं सवाल को। हमारे को तो इससे ज्यादा आता ही क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 HC वर्मा का सवाल है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यूज अलग हो सकती है, वैल्यूज कौन याद रखे, लेकिन भावनाएं वही थी उन सर की। ठीक है, HC वर्मा साहब का सवाल है किताब का। ठीक है, भावनाएं वही थी उन्होंने, और यहाँ पर उन्होंने दे रखा था तो कुल मिला के जैसे कि 16 पंजे 80, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर ले लेना। उन्होंने खुद नहीं दे रखा था, 5 माइल बराबर 8 किलोमीटर ले लो। खैर हमें जरूरत नहीं है, हम तो इससे भी कर डालेंगे। ठीक है ना, चलिए बेटा जी, तो घोंगे की बात करते हैं पहले। किसकी? घोंगा। डायरेक्ट तेरे को डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ कन्वर्जन करना। घोंगा पहले बात कर लेते हैं। घोंगा की रफ्तार दे रखी है 0.001 मील प्रति घंटा। अब बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा? 0.001 तो है ही है, मुझे किस में बदलना है? 0.001 मुझे किस में बदलना है? मुझे MKS में बदलना है। अब MKS पद्धति में यहां तो मील लिया है, मील है, माइल्स यहां लिया जाता है मीटर। क्या लिया जाता है? मीटर। तो मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मील बराबर 1.6 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ओहो सर 1600 मीटर। क्या 1 मील बराबर 1600 मीटर। तुझे मीटर चाहिए ना, तो तू क्यों ना इसको 1 मील लिख ले। तो गुना 1 मील की वैल्यू 1600, देख अपने आप आ गया मात्रक मीटर में, बटे तुझे दे रखा है घंटा, तुझे बदलना है सेकंड में। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। क्लियर है क्या? अब बेटा जी इसको तू हल करेगा, तेरा आंसर आ जाएगा। तो 0.001 मील प्रति घंटा तो तुझे दे रखा है, और तूने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब संख्याओं को सॉल्व कर ले। 0.001 इंटू 1600 बटे 60 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अच्छा किस में आ जाएगा? मात्रक मीटर प्रति सेकंड। किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो भी संख्या आएगी ना बेटा, इसे ही बोलते हैं रूपांतरण गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर। यही है तेरा रूपांतरण गुणांक, एंड दैट इज योर कन्वर्जन फैक्टर। तो बोलते हैं कि तुम्हें ये दे दिया जाएगा, बोलेंगे कि इससे मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मुझे किस संख्या से गुना करनी पड़ेगी? मान लेते हैं सर ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है और ये U2 है। तो मुझसे बेसिकली जो उन्होंने पूछा था वो N2 का मान था, और यही N2 है तेरा कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। यही तो है N2 जो बेटा जी हमारा
कन्वर्जन फैक्टर है, यही N2 है बेटा, है ना। बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, आप परेशान काहे हो रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। दैट इज कन्वर्जन फैक्टर। चलें आगे। दिस इज N1U1, दिस इज N2। ओके, कन्वर्जन फैक्टर मतलब रूपांतरण गुणांक। अंग्रेजी में बता दो, हिंदी में वहां लिखा है रूपांतरण गुणांक, अंग्रेजी में ही रखा, दोनों मैंने बता दिए, ठीक है। तो कभी कभी तुझसे पूछते हैं बता N2 का मान, तो लिख ले, इसमें देसी तरीका है जिसमें पूछा है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये सब बातें तुम्हें पता है, नहीं पता है तो लिख लेंगे। पहले चीते की और कहानी को निपटा लेते हैं बेटा, है ना। अब इसको हल तो कर लोगे, क्या करके दिखाऊं। तो N2 का मान कितना आया, 0.00। मैंने देखो थ्योरी समझाने की बजाय मैंने सवाल के थ्रू समझाया है, और सवाल SC वर्मा का उठा लिया डायरेक्ट। तो अच्छा सवाल से कर लेते ना डायरेक्ट प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है। 60 × 60, 2 0 तो ये खा जाएगा सर, ये 16 और ये 36। तो N2 का मान तो बेटा 16 × 0.001 है। तो इसको तो पॉइंट हटा के नहीं, नीचे 1000 से भाग देते हैं, तो 1/1000, और नीचे 6 × 6 36, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 4/9000। तो N2 का मान 4/9000, तो 4/9 × 10 की घात -3 ये आया। अब 4/9 का मतलब है 9 चौके 36, 4 बचे 9 चौके 36, 4 बचे 9 चौके 36, 44.44 × 10 की घात -3, ये तेरा N2 का मान आएगा। फिर से सॉल्व करके दूं क्या, N2 का मान, कैलकुलेशन गलती नहीं हो जाए, है ना। गलती तो है, आजकल बड़ा डर लगने लग गया है मुझे, क्योंकि जैसे ही कैलकुलेशन गलती हुई बच्चा हो जाता है कान खड़े, क्या मास्टर ने कर दी गलती। अब आ जाओ मास्टर जी, सर यहाँ तो ये आएगा, कमेंट में भर देते हो तुम कमेंट, सर अबे जब तुझे पता है गलती हो गई है, तुझे पता चल गया ना, तुझे यही निकालना है कि मुझे सुधारना है? पता है ना यार, तुम कैसे बच्चे वाली हरकतें करते हो ना कभी कभी। तुझे यही निकालना, तुझे पता है सर से गलती हो गई है मान लो लिखने में, तुझे सही पता है ना, तो लिख ले, आगे बढ़ना यार, क्यों वहां पर परेशान करता है। 4/9, 9 चौके 36। फिर से सुन लो ये, अच्छा ओह कैलकुलेशन तो गलती हुई है, 0.44 आएगा। देख रहे हो, मैं भी देख रहे हो कितनी बड़ी वाली गलती करके बैठा हूं। चलो याद ही आ गया, अच्छा ही हो गया। अब 4/9 है, मेरे दिमाग में यही था कि प्लस का है और इधर ले रखा है मैंने। खैर तो 0 पॉइंट लगेगा, अब तो 0 पॉइंट, अब 40 हो जाएगा ये, अब 40 हो जाएगा ये, तो 9 चौके 36, 0.44 × 10 की घात -3। अब ठीक है भाई साहब, अब ठीक है भाई साहब, वरना इतने में तो तुम मुझे परेशान कर बैठ जाते। ठीक है, चलिए तो ये हो गया भैया जी। अब आ जाते हैं चीते की पे। चीते की कैलकुलेशन तो शायद हो सकता है थोड़ी आसान लगे, मैंने थोड़ी सी कोशिश तो की। 5 मील प्रति घंटा, 5 मील प्रति घंटा MKS में बदलना चाहते हो तो 5 को तो यही रखोगे। 1 मील बराबर 1600 मीटर प्रति घंटा, 3600 सेकेंड, 3600, 2 0 से 2 0 उड़ गए, 16 पंजे 80, 80/36। तो बेटा जी यही तो है तेरा कन्वर्जन फैक्टर N2। तो 16 पंजे 80, 80/36, 80/36, 80/36 का मतलब हो गया बेटा जी 40/18, 20/9। ठीक है, काट पीट ले, नहीं तो मत काटे, मीटर प्रति सेकंड ये है तेरा। दिस इज, अब N2 लिख रहा है तो मात्रक मत लिख, N2 तो सिर्फ एक संख्या है ना, तो मात्रक मत लिख। हाँ, पूरा भौतिक राशि लिखनी होगी तो लिख दो फिर 20/9 मीटर प्रति सेकंड। तो तूने किया क्या, ये तेरा क्या था, N1 था, ये तूने क्या था, U1 था।
ये तूने क्या निकाला, N2 निकाला, और ये था क्या, U2 था। तो तूने बेसिकली ना बेटा N1U1 बराबर N2U2 किया, लेकिन कैसे किया, बस वही है, U MLT के पदों में रखेगा, ये MLT के पदों में रखेगा, तब वहां से चीजें निकल के आती हैं। हो सकता है भी आपको ना समझ में आए, पर देसी जुगाड़ से मैंने करवा दिए, सवाल आपके पढ़ने चाहिए। पहले बता, इतनी बात समझ में आ गई क्या, पूरी कहानी क्लियर है क्या, मामला सेट है क्या, फिट फिटाट है क्या मामला। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली खत्म होने के बाद अब लगाएंगे भौतिक राशियों की बीमारी। लगाओ, इतना समय नहीं है। भौतिक राशियों की खत्म कर देंगे बीमारी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों की बीमारी। अब सुनना बेटा, कहानी सुनना क्या है। हमें बीमाएं लिखनी है, तो बीमाएं कहते किसे हैं, तो पहले बीमाएं बता देता हूं, है ना। मूलभूत राशियों की जो घातें चढ़ाई जाती है ना, दैट इज बीमाएं, है ना। जब हम किसी भौतिक राशि को अन्य भौतिक राशि, जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, है ना, ऐसे लिख लो। किसी भौतिक राशि की बीमा वह होती है जो मूलभूत या आधारभूत फंडामेंटल, है ना, मूलभूत राशियों बीमा वह होती है जो मूलभूत या आधारभूत राशियों की घात होती है, क्लियर है क्या, की घात होती है। या बोल दीजिए कि मूलभूत राशियों की जो घात चढ़ाई जाती है, आधारभूत राशि या मूलभूत राशि की जो घात चढ़ाई जाती है, दैट इज बीमा, है ना। विमीय सूत्र, लिख लो, मेरी मर्जी से लिखवा रहा हूं। विमीय सूत्र जब भी लिखे जाएंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आपसे सवालों के थ्रू कन्वर्ट भी करवाते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा चलो मत लिखो यार, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है ना, मत लिखो। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं किस लिमिट तक बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसको गलत ले जाओगे। तो मैंने इसको नियम को सार्वभौमिक सत्य मान के, और तुम हर जगह बोलोगे सर आपने तो ये कहा था, अब आप ये भी कर रहे हो। तुम भी तो मस्त इंसान हो भाई, तुमसे भी तो डर लगता है मेरे को। चलो ना भैया ना, अपन ऐसी रिस्क ना लेंगे, छोड़ो। ठीक है, चलो ठीक है। तो बीमाएं हो गई, है ना। अब MLT के पदों में जनरली व्यक्त करते हैं सामान्यतः, ये पॉइंट लिख सकता हूं मैं, सामान्यतः MLT के पदों में व्यक्त MLT के पदों में व्यक्त करते हैं, सामान्यतः MLT के पदों में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला कि मेरे पास कोई भौतिक राशि है X नाम की, भौतिक राशि X है ना, और उसका विमीय सूत्र आया m की घात a, l की घात b, t की घात c। जितने भी विमीय सूत्र होंगे सब बड़े कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक में लिखे जाएंगे। तो ये जो ABC है ना, ये ABC जो है ना बेटा, यही है तेरी बीमाएं। ये जो ABC है ना बेटा जी,
यही कहलाती है हमारी बीमाएं। क्या कहलाती हैं बेटा जी? बीमाएं। पहले बता, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बहुत से बच्चों के तो पल्ले ही नहीं पड़ती मेरी बातें। वो ये सोचते तो होंगे यार पता नहीं कुछ तो पढ़ाता है, पर क्या पढ़ाता है ये समझ नहीं आता। कुछ तो पढ़ाता है पर क्या पढ़ाता है ना समझ नहीं आता गुरुजी आपका। खैर कोई बात नहीं बेटा, जिनको आ रहा है वही पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने कोई फलाना ढिमकाना भौतिक राशि मानी एक्स, मुझे नहीं पता, तो ये एमएलटी के पदों में व्यक्त करते हैं। जब भी एमएलटी के पदों में लिखी जाती है बीमा, तो लिख रखी है मैंने, है ना, मूलभूत राशियों के पदों में लिखते हैं। और मूलभूत राशियों की जो घातें चढ़ाई जाती हैं, मूलभूत राशियां हैं द्रव्यमान, मास, एल लंबाई, टी समय। तो एल मतलब लेंथ। अब तुझे समझ में आ गया मैंने अंग्रेजी में क्यों लिखा था। एम मतलब मास, मीटर नहीं है ये, एल मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम। तो एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान तेरी मूलभूत राशि है। एल लेंथ है, लंबाई है, मूलभूत राशि है। टी टाइम है, समय है, मूलभूत राशि है। मूलभूत राशि आधारभूत राशियों की जो घातें चढ़ाई जाती हैं वो घातें ही कहलाती हैं तेरी बीमाएं। तो फलाना फलाना पूछते हैं कि बता इसका बीमा क्या है, तो ये रही इसकी बीमा और बीमे सूत्र। अब यहाँ पर तू क्या लिखेगा? लगा मेरी प्यारी बिंदु, बहुत दिन हो गए, बुला ले मेरी प्यारी बिंदु को। जितने भी बीमे, ये बीमे सूत्र है ना, पूरा बीमे सूत्र है। जितने भी बीमे सूत्र लिखे जाएंगे वह सभी जितने भी बीमे सूत्र लिखे जाएंगे वह सभी वर्ग कोष्ठक, वर्ग मतलब बड़े कोष्ठक है ना, वर्ग कोष्ठक, बड़े ब्रैकेट। यार तुमने छोटी छोटी चीजें तो पढ़ी है ना, ये इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। छठी क्लास में पढ़ाते हैं यार, मुझे अभी भी याद है हमारे गणित वाले गुरुजी ने छठी क्लास में पढ़ाया था हमें। पता नहीं तुम्हें कौन से गुरुजी ने कब पढ़ाया था, पढ़ाया जरूर होगा, लेकिन हमें तो बोलते हैं इनको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट। तो वर्ग कोष्ठक या बड़े ब्रैकेट में वह सभी वर्ग कोष्ठक या बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। एक भी बिना उसके नहीं जाएगा। तो लिखते जाइए, कहानी को समझते जाइए, बहुत कुछ समझा रहा हूँ बेटा। अब हम करेंगे बेटा भौतिक राशि की बीमाएं लिखना। हेडिंग लगाएंगे कि बीमाएं लिखना। अब स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग भौतिक राशियों की बीमाएं लिखना। तो शुरू करते हैं बेटा, बेसिक से शुरू करूंगा। पहला सिंपल सा ले लेता हूं, घनत्व। सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए। घनत्व को दिखाते हैं रो से, जल्दी जल्दी। द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र पता है, बीमा पता है। द्रव्यमान की बीमा होती है बेटा एम, मूलभूत पदों में लिखना है। और आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई, सॉरी क्या लिख दिया मैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बेटा जी लंबाई की भी मीटर में, चौड़ाई की भी मीटर में, ऊंचाई की भी मीटर में। आयतन का जो वो होता है वो मीटर क्यूब होता है। ये मास है और ये मीटर क्यूब है, मतलब मात्रक है। लेकिन बीमा लिखते समय तो लेंथ का एल का प्रयोग करूंगा। तो बीमीय सूत्र क्या आ जाएगा? m की घात 1, l की घात -3, t की घात 0। तो घनत्व का कोई भी तेरे को बीमीय सूत्र पूछ ले कल को उठा के, तो m1 l -3 t 0। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब एक बार लिख देता हूँ, सुन ले, बार बार नहीं लिखूंगा। इसका मतलब यह है कि घनत्व की, ऐसे देखो, घनत्व की द्रव्यमान में बीमा 1 है। बीमा तो घनत्व की लिख रहे हो ना, भौतिक राशि तो घनत्व है। तो घनत्व की द्रव्यमान में बीमा 1 है। घनत्व की द्रव्यमान में बीमा 1 है। घनत्व की लंबाई में
घनत्व की लंबाई में बीमा, घनत्व की लंबाई में बीमा -3 है, या माइनस प्लस का वो मत डरना सर, माइनस के साथ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। और घनत्व की समय में बीमा 0 है। पहली बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा, हर भौतिक राशि का ये मतलब होता है इनका, ठीक है। तो पहली हमने खत्म कर ली m1 L-3 T0, सही है ना। अब लगाएंगे दूसरी भौतिक राशि। अब मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना फटाफट। वेग या चाल, मात्रक बोलो फटाफट। मीटर प्रति सेकंड, तो बीमा कैसे लिखेगा, मीटर की आ जाएगी बेटा L, और नीचे T है, ऊपर जाएगा T-1, और द्रव्यमान में कुछ भी नहीं है तो m0। लिख भी दे नहीं भी लिख, एक ही बात है। बहुत से इसको LT-1 करके भी छोड़ देते हैं, बहुत से m0 L1 T-1 करके भी छोड़ सकते हैं। दोनों लिख ले, स्टार्टिंग चल रही है इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ। पहले बता, बात समझ में आ रही है क्या? मात्रक पता होने चाहिए, मात्रक पता है बीमा तुरंत तेरे सामने आ जाएगी, मात्रक पता है तुरंत बीमा तेरे सामने आ जाएगी, या सूत्र पता है बीमा तेरे सामने। जिनके सूत्र पता है अच्छी बात है, जिनके नहीं पता और भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको मैं सिखाऊंगा। तेरे बात तो भेजे में जा रही है, ए भैया जी, तेरे बात तो भेजे में जा रही है। लिख अगला बल, काम की इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा बेटा जी। फोर्स, इसका होता है बेटा जी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं पता तो F बराबर m, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देख बीमा सूत्र कैसे लिखेगा, इसकी बीमा अकेले की बोलूंगा, जिसकी बीमा को मैं रटने को बोलूंगा। बीमा सूत्र कभी नहीं रटे जाते, लेकिन मैं खुद बोलूंगा इस बल का बीमा सूत्र रट ले, MLT-1 रट ले, कारण तुझे समझ में आएगा आगे। इतना प्यारा और इतना इम्पोर्टेंट है ना बल का और ऊर्जा का, 2-3 तो रटवाऊंगा तुमको। यार तू सुन ले यार, मैं बता रहा हूँ, मक्खन पढ़ा रहा हूँ मैं तेरे लिए। जेई का सवाल है ये, तेरे जेई के, तुझे पता नहीं चल रहा, तू अभी नादान है। सवाल भी करेंगे ना फिर जेई एडवांस के। तो बेटा बल की बीमा हो जाएगी, अबे बल यार द्रव्यमान इंटू त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m L1 T-2, ठीक है। पहले बता, तो त्वरण की भी इसी में आ गई। अगर त्वरण की लिखना चाहो तो L1 T-2 लिख लोगे। अगला लिखो संवेग, जिसको किससे दिखाते हैं, P से। अंग्रेजी में लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र लिख ले, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का भी मैं सूत्र m1, और वेग का अभी लिखा L1 T-1। जितने भी बीमीय सूत्र हैं सब बड़े कोष्ठक में लिखे जाएंगे, तो m1 इनको एक साथ इकट्ठा करके लिख ले, m1 L1 T-1। कोई खास बड़ी बात नहीं है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा लिख ले, आवेग, दैट इज इम्पल्स। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इम्पल्स। पढ़े होंगे यार तुमने ये सब, तुम्हारे लिए तो कोई नया नहीं है। F इंटू डेल्टा टी होता है इसमें, है ना, F इंटू डेल्टा टी। तो बेटा जी F की बीमा तो अभी हमने लिखी है, M1 L1 T-2, और समय से गुना करना है, मतलब समय की बीमा से गुना करना है। तो सीधा सही आ गया ना इसका। तो इसकी बीमा तो वो आएगी जो संवेग की बीमा होगी। किसकी बीमा, संवेग की। और संवेग की बीमा कितनी है, M1 L1 T-1। ये देख, अबे आधार समान है ना, t की घात -2 t की घात 1 है। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, -2 + 1 -1 ये रही। और होना भी चाहिए बेटा जी, यही तो है तेरे आवेग में। आवेग जो निकालना होता है, इसका मतलब है कि संवेग में परिवर्तन निकाल लीजिए बेटा जी, वही तेरा आवेग है। आवेग की बीमा हो गई। क्या समझाऊं मैं इसमें, बता तू, बता मुझे क्या समझाऊं। प्योर प्रैक्टिस है, किताब खोल के बैठना, 60-70 बीमाएं हैं, उन 60-70 बीमाओं को अपने नोट कॉपी में लिख लेना। मैं तो तेरे को 30 करा दूंगा ज्यादा से ज्यादा। सुन, मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 करा दूंगा, 60 नहीं करवा सकता भैया जी।
ठीक है ना। चलिए बेटा जी, अब समय हो चला है 5 करवा दिए। अगली बार से जो गिनती चालू करूंगा वो करूंगा बेटा 6 से। सुन ले, अगली बार से जो गिनती चालू करूंगा वो करूंगा 6 से। ये मत बोलना सर ये 6 से चालू क्यों करी, 5 कहाँ गए पहले के। 5 का मतलब है मैं पहली 5 लिखा चुका हूँ। अगली बार मान लो 20 तक होते हैं तो उसके अगली बार अगली क्लास में 21 से चालू करूंगा। क्लियर है क्या? मेरे को नंबरिंग याद रहती है, डोंट वरी। चलिए बेटा जी, अब समय हो चला है क्विज का, तो क्विज पर भी थोड़ी बहुत नजर मार ली जाए। आसान सवाल है, आराम से करना। पहला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा एक मात्रकों की ब्रिटिश पद्धति का मात्रक नहीं है? मीटर। अगला, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तुरंत 2 सेकंड के सवाल है। कॉमन सेंस से भी कर सकता है, कॉमन सेंस से भी। 3 ऑप्शन देख ले, बाकी का चौथा तो अपने आप ही टिक कर देगा। चलो बेटा, निम्न में से कौन सा मात्रक ब्रिटिश पद्धति है ना, एफपीएस पद्धति, मैंने नाम भी लिखा था वहां पे, ब्रिटिश पद्धति एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड, तो फुट है, पाउंड है, सेकंड है, कौन नहीं है? मीटर। यही तो आंसर है, ब्रिटिश नहीं है। मीटर तेरी ब्रिटिश पद्धति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश पद्धति तो एफपीएस है, एफपीएस में तो फुट पाउंड सेकंड आते हैं। ऑप्शन खत्म हो गया। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक? बेटा साल, वर्ष समय का मात्रक, सेकंड समय का मात्रक, घंटा समय का मात्रक, पारसेक बेटा दूरी का मात्रक। चाहो तो नोट्स में लिख लो बेटा, पारसेक, ये रखने पड़ेंगे याद, इनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार। पारसेक दूरी का मात्रक है। तेरे एररलेस की बुक में ना, एररलेस की किताब में पहला ही सवाल मिल जाएगा, पारसेक दूरी का मात्रक है। पहला ही सवाल तुझे दिखेगा, पारसेक किसका मात्रक है। चलिए बेटा जी, तो इस पे बातें कर ली, ये हमने शुरुआत कर ली है। विमीय सूत्र वगैरह मतलब मिक्स चल रहा है, ये और ये टॉपिक मिक्स चल रहा है ना, मिक्स चल रहा है। विमीय समीकरण, विमीय सब लिख रहे हैं। अगली क्लास में तो विमीय विश्लेषण विधि सिखाऊंगा आपको। क्या सिखाऊंगा? विमीय विश्लेषण विधि। लेकिन जाते जाते होमवर्क ले जाओ। 4 लेक्चर बोला ना, प्रॉमिस है बेटा, 4 से 5वां नहीं होने दूंगा, मेरा प्रॉमिस। क्योंकि अगले 4 में तो मैं सरल रेखा में गति करवा दूंगा, तू देखना स्पीड तो आएगी। ठीक है, चलो मेरा टारगेट है सितंबर के महीने में बहुत कुछ करवा देने का। खैर वो तो आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे। क्लियर है? अब चाह रहे हो तो बेटा जी जाते जाते होमवर्क तो मैंने आपको दे ही दिया। अगली क्लास में हम बातें करेंगे बेटा विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, लेकिन कुछ भौतिक राशियों की विमाएं भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।